आज के इस वीडियो में एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर आरपीएससी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो 2018 में कंडक्ट किया गया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है एक बार ए 5 बार सच बोलता है और एक पासा फेंक दिया जाता है। ए ने बताया कि 6 आया है, तो वास्तव में 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, हमें यह बताना है। तो ये अगर हम यहाँ से देखें तो अगर घटना की घटित होने की प्रायिकता देखिए, 6 आने की प्रायिकता, एक पासे में 6 डिजिट होते हैं टोटल, तो उनमें से 6 आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6 हो जाएगी। और 6 ना आने की प्रायिकता, 6 के अलावा बाकी 5 एलिमेंट और है ना, वो आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इक्वल्स टू 5/6 आ जाएगी, या 1 - 1/6 लिख देंगे। तो अगर हमने उस व्यक्ति का कहा है कि वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, तो उसके सच बोलने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद A1 इक्वल्स टू 4/5, और उसकी झूठ बोलने की प्रायिकता 1 है तो 1/5 होगी। मतलब अगर उसने सच बोला है तो 4/5 है, और नहीं सच बोला है यानी झूठ बोला है तो 1/5 आएगी। हमने फाइंड आउट करना है A1/E, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से बेस थ्योरम से ये लिख देंगे A1E अपॉन A1 अपॉन A प्रोबेबिलिटी ऑफ E A1 और A2 E/A2। वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे। वैल्यू 4/9 आ गई, सिंप्लीफाई करने पर 4/9 है तो कौन सा, तो हमारे पास 3 ओवर में हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, या फिर हमारे पास हो सकता है 2 हेड आ जाए, 1 टेल आ जाए। तो ये टेल जरूर थोड़ा ना बीच में पहले भी आ सकता है, और ये हमारे पास लास्ट भी आ सकता है, ये कंडीशन हो सकती है। साथ ही हम अगर टेल की बात करें तो तीनों शीर्ष आ सकते हैं हमारे पास। ये हो सकता है तीनों शीर्षों की जगह इसमें एक हेड आ जाए, दो टेल में, या तो तीनों टेल आ जाए, या फिर उसमें एक हेड आ जाए, या फिर हमारे पास आ जाए ये हेड आगे आगे आ जाए, या फिर जो हेड आया है वो हमारे पास लास्ट में आ जाए। तो कुछ ऐसी कंडीशंस, टोटल 8 कंडीशन हमारे पास बनेगी। अब हमने कहा है इसी में हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो या तो हेड एक बार ही आएगा, तो एक बार आएगा, उसके केस में एक ये 3 कंडीशन बनी है। या फिर हेड हमारे पास 2 बार आएगा, तो 2 बार आने के केस में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2 बार हेड हमारे पास इनमें आ रहा है, या फिर हेड हमारे पास 3 बार आएगा, तो ये कंडीशन होगी। तो अगर हम यहाँ से देखें एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से हम निकालें, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास यहाँ से 3/8, क्योंकि 3 ही बार आ रहा है। 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो 1 बार आने की है, 2 बार आने की है हमारे पास, 2 बार भी 3 बार ही आ रहा है, तो 3/8 ही होगी 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही कंडीशन थी, तो 1/8 हो जाएगा। तो रेस्पेक्टिवली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं वैल्यू आएगी हमारे पास 12/8। 12/8 का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 हमारे पास यहाँ से इसका आंसर आएगा। तो 3/2 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ से 3/2 है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रायिकता घनत्व हमें बताना है। प्रायिकता घनत्व हमें दिया गया है और हमने के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट देखें, हम जानते हैं इंटीग्रेशन -∞ से +∞ के बीच में अगर f(x) का इंटीग्रेशन किया जाए तो वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, हमें 0 से 2 वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ एक तो हमारे पास लिमिट किस में चेंज जाएगी, 0 से 2 में चेंज जाएगी, और f(x) की जगह हम इसमें क्या रख देंगे, kx²। यहाँ आ जाएगा हमारे पास kx²। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो k तो आ गया बाहर, x² का समाकलन x³ / 3 आ जाएगा। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, 0 से 2 बराबर 1 आना चाहिए। अपर लिमिट लगाएंगे तो 8 वैल्यू आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 वैल्यू देगी। तो इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/3, और साथ में k बराबर 1 आ रहा है, वज्र गुणा कर देते हैं तो k का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/8। 3/8 हमारे पास यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, जो कि हमारा यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या कहता है, अगर हमारे यहाँ से कुछ इस तरीके से पासे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मान लीजिए n इज़ ग्रेटर देन 0 एंड p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। x हमारे पास यहाँ से x क्या दिया हुआ है, x इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड y इज़ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन। देन वेरिएंस एक्सपेक्टेशन इनकी बराबर है, तो वेरिएंस के बारे में हमें कहा गया है। तो अब अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, x अगर यहाँ से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, y हम देखें y पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद लैम्डा पैरामीटर, देन इसका मीन तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन की वैल्यू या मीन की वैल्यू तो आ जाएगी लैम्डा, और वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी वो भी लैम्डा ही आएगी। इसी तरीके से इसके लिए तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई।
और साथ ही अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन हमारे पास क्या बनेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो मीन तो बनेगा हमारे पास NP और वेरिएंस बनेगा हमारे पास NPQ। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ से लें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ y, इसका एक्सपेक्टेशन लैम्डा है और एक का एक्सपेक्टेशन NP है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बराबर NP आ रहा है, लैम्डा बराबर NP आ गया। अब इसके लिए वेरिएंस NPQ है तो NPQ बराबर क्या आएगा, लैम्डा Q आ गया। अब एक तो लैम्डा अकेला था, एक लैम्डा Q आ रहा है, यानी Q की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 1 से बड़ी नहीं है। अगर किसी भी संख्या को हम 0 से 1 के बीच की संख्या के से गुणा करें तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अब लैम्डा तो हमारे पास y का वेरिएंस था, लैम्डा Q हमारे पास x का वेरिएंस है, तो x का वेरिएंस ओवरऑल कम आ गया। अगर x का वेरिएंस कम आता है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन सही हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी, वेरिएंस ऑफ x इज़ लेस देन फ्रॉम वेरिएंस ऑफ y। इसी तरीके से हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हम यहाँ से देखें तो उसमें हमने वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ से देखें वेरिएंस, अगले में हमें n की वैल्यू दी है और साथ ही p की वैल्यू दी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर अगर निकालना हो तो हम यहाँ से फॉर्मूला जानते हैं, हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लगता है, वेरिएंस ऑफ x बराबर होता है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी। तो अब अगर हम इसके लिए वैल्यू देखें, ये वैल्यू हमने निकालनी है, तो वेरिएंस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, n दिया हुआ, p दिया हुआ, q हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वेरिएंस हम चेकआउट करते हैं। इसके लिए हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू क्या बनने वाली है, वेरिएंस हमारे पास यहाँ से बनेगा, सॉरी इसके लिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा कम कर देते हैं वैल्यू को, क्यों यहाँ से हम अगर चेकआउट करते हैं वेरिएंस हमारे पास क्या बनने वाला है, NPQ। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हम देख लेते हैं, EX की वैल्यू क्या आएगी, n इंटू पी विच इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6 विच इज़ इक्वल्स टू 6। और साथ ही अगर वेरिएंस की बात करें तो n इंटू पी इंटू क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.4 आ जाएगी, 1 माइनस 0.6 0.4 आ गई। सॉल्व करते हैं, 2.4 वैल्यू आ गई। अब हमने बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, जैसे वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 2.4 माइनस इसका पक्षांतरण कर देंगे, प्लस में आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर आएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगी 36 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से 36 और 2 हो जाएगा हमारे पास 38.4 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से। तो 38.4 हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा हमारा 4th, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, जो कि कहता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b की घात n बराबर है। ये हमारे पास किसके बराबर है, हम जानते हैं NCR, a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। NCR मतलब NCR की जगह हम यहाँ से देखें तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास यहाँ से NCI, a की पावर n माइनस आई, b की पावर i, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n माइनस आई, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगर हमारे पास द वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर p, वेरिएंस हमारे पास आता क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में, p इंटू क्यू आता है, q की जगह 1 माइनस पी लिख देंगे तो p इंटू 1 माइनस पी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। x अगर हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n1 p1 के साथ, x2 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n2 p2 के साथ है, तो z बराबर x1 प्लस x2 भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। विद पैरामीटर क्या आएगा, इसमें हमारे पास p1 बराबर एक तो p2 आएगा, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी बराबर आती है, और m प्लस n यहाँ से n1 प्लस n2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, लाइक नंबर ऑफ़ n की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो p1 प्लस p1 बराबर p2 के केस में ये हमारे पास रिपीट करेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ p1 इक्वल्स टू p2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज दैट x इज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन q की पावर t, p आएगा p एट x इक्वल्स टू टी पी। देन हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी लग रही है, जो कि कहती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में अगर y इक्वल्स टू k प्लस टी और x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू k हो तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू टी आती है, जो कि x इक्वल्स टू टी पे प्रोबेबिलिटी हमारी यही थी। तो ये ऑप्शन हमारे पास लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी से करेक्ट होगा। रैंडम वेरिएबल हमें गिवन है यहाँ से, इसके लिए MGF हमें दिया हुआ है, तो हमने मीन की वैल्यू निकालनी है, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करें हमें वैल्यू क्या दी हुई यहाँ से 1/3 प्लस 2/3 एक्सपोनेंशियल t की होल पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को क्यूब के अंदर ले गए, ये वैल्यू आएगी। इसकी तुलना करते हैं, ये आएगा हमारे पास q प्लस p एक्सपोनेंशियल t की होल पावर n आ रही है। इसकी अगर तुलना करते हैं तो n की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास 3 और p की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो यहाँ से मीन क्या होता है n इंटू पी तो होता है, तो 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2 आ गया, तो इसका मीन हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा
मीन आ जाएगा इसका हमारे पास यहाँ से 2, जो कि करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 किसे फॉलो करेगा। एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो एक्स स्क्वायर यहाँ से हमारे पास कोशी डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। और साथ ही हमने यहाँ से क्या करना है, इसमें यहाँ पर ये हमारे पास काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देन बंटन हमें यहाँ से गिवन है b1 अपॉन बीटा पी क्यू आ रहा है, साथ ही हमारे पास x की पावर p-1 अपॉन 1 प्लस q की पावर p प्लस q आ रहा है। तो यहाँ से इसके लिए व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन, इसके लिए हमारे पास हार्मोनिक क्या होगा, ये सेकंड काइंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड काइंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन आता है p-1 अपॉन q आएगा। तो यहाँ से सेकंड काइंड का आ गया p-1 अपॉन q, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बताना है हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है, अगर यहाँ से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखें तो 1 माइनस t अपॉन थीटा की पावर n होता है। तो इसके लिए आ जाएगा t के साथ आइटा t और आइटा और लगाएंगे तो 1 माइनस आइटा t अपॉन एल्फा की होल पावर माइनस n होगा। नेक्स्ट है यहाँ से by(x) दिया है, bxy दिया है, कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/9 आएगा, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो दोनों पॉजिटिव इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3 जो कि करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ से हमें ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई फिट में दी हुई है, साथ ही यहाँ से इनके बीच सहसंबंध गुणांक 0.40 दिया हुआ है। तो इंच में ऊंचाई मापी जाए तो वैल्यू क्या आएगी, तो सहसंबंध गुणांक का मान दूरी और पैमाने से प्रभावित नहीं होता, मतलब मूल बिंदु और पैमाने से प्रभावित नहीं होता। तो 0.4 है तो अभी भी 0.4 ही रहेगा, ये वैल्यू इसकी करेक्ट आंसर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें जो कि कहता है इन लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड अजम्पशन अबाउट द एरर टर्म के लिए कौन सी हमारे पास क्या नहीं होगी, नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ अजम्पशन ऑफ एरर टर्म के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पर अगर रिक्वायरमेंट हम बात करें तो कौन कौन सी होती है, सबसे पहले तो दूरी त्रुटि के जो प्रसरण है उसके सारे मान इक्वल होते हैं। तो त्रुटि के प्रसरण के सारे मान इक्वल होते हैं, मतलब त्रुटि के प्रसरण के सभी मान समान होते हैं, त्रुटि के सभी मान स्वतंत्र भी होते हैं, साथ ही त्रुटि प्राय सामान्य रूप से वितरित होती है। तो जो नहीं होगा वो होगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, द एक्सपेक्टेड एरर ऑफ टर्म इज़ 1, ये नहीं होगा। बाकी ये सारे रिजल्ट सही है। कौन से अवधारणाएं सही है, तो त्रुटि के प्रसरण के सभी मानों के लिए, त्रुटि प्रसरण के सभी मानों के लिए समान होती है, सभी मान स्वतंत्र होते हैं और प्राय सामान्य रूप से वितरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरल रेखा y बराबर mx प्लस c में अगर c बराबर ही 0 ले लेंगे, c बराबर 0 लेते ही ये रेखा जो होगी वो हमारे पास मूल बिंदु से गुजरेगी, तो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी, ये रिजल्ट आ जाएगा। स्पेयरमैन कोटि सहसंबंध गुणांक का मान 1 के बराबर है, अगर कोटि सहसंबंध गुणांक का मान 1 के बराबर है इसका मतलब सम ऑफ d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा, सम ऑफ d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब रैंक ऑफ 2 वेरिएबल टोटली एग्री होगी, देन रैंकिंग ऑफ 2 वेरिएबल इज टोटली एग्री। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर स्पेयरमैन सहसंबंध गुणांक का मान +1 हो जाता है, सम ऑफ d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, उसके केस में रैंक ऑफ 2 वेरिएबल टोटली एग्री करेगी। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकालनी है, एनोवा में 6 रो है, 5 कॉलम है, 3 ऑब्जर्वेशन है। देन हमें यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ एरर की वजह से हमने वैल्यू निकालनी है। तो ड्यू टू द पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द इंटरेक्शन एंड एरर रिस्पेक्टिवली। तो ड्यू टू द इंटरेक्शन अगर निकालें तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास m-1 n-1, तो रोज़ -1 इंटू कॉलम -1 ये वैल्यू आएगी। तो 6 - 1 5, 5 - 1 4, तो 5 इंटू 4 क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 20, तो 1 की वैल्यू तो 20 आएगी, तो इन्हीं दोनों में से होगा, ये दोनों डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से हमने इंटरेक्शन के लिए तो निकाल ली है वैल्यू। अब हमने एरर के लिए और निकालनी है, तो एरर के लिए फॉर्मूला क्या है, पी क्यू या फिर mn अगर से लिख रहे हैं इंटू m-1। तो p की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल्स नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम दोनों लेने हैं। तो एक की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 5 है और ऑब्जर्वेशन 3 है, 3 - 1 यानी 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ गई हमारे पास यहाँ से। तो एक की वैल्यू 20 और दूसरे की वैल्यू 60, ये वैल्यू आई है। तो एरर तो आया 60 और डिग्री आई है, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है 20, तो 20/60 हमारा करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मूला लिए पी क्यू इंटू m-1, एक में आया p-1 q-1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें यहाँ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से क्या कहता है, द फॉलोइंग एनोवा टेबल हमें दी हुई है। तो इसमें अगर हम यहाँ से देखें वैल्यू हमारे पास क्या आती है इसके लिए,
ये मैं लास्ट में देखती हूँ, क्वेश्चन देखेंगे। इन टाइम सीरीज एनालिसिस विच सोर्स ऑफ वेरिएशन कैन एस्टिमेटेड बाय रेशियो टू ट्रेंड। रेशियो टू ट्रेंड मेथड से कौन सा वेरिएशन हमारे पास देखा जाता है। सोर्स ऑफ वेरिएशन कैन बी एस्टिमेटेड बाय रेशियो टू ट्रेंड मेथड। रेशियो टू ट्रेंड मेथड से मौसम में विचलन देखे जा सकते हैं, तो सेशनल वेरिएशन करेक्ट आएगा काल श्रेणी के अनुमान में। यहाँ से रेशियो टू ट्रेंड मेथड में सेशनल वेरिएशन के लिए करेक्ट होता है। नेक्स्ट है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जनरली यूज टू इंटरपोलेट। यहाँ से ये मैथ्स का क्वेश्चन आया है। हम सिर्फ अभी स्टेट्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एक बार मैथ्स के क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं, नेक्स्ट सेशन में ये भी ले लीजिए। इन इंडिया द डेटा pertaining to growth of economy is released by। भारत में अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित कौन करता है। ये कौन करता है। अर्थव्यवस्था संबंधित आंकड़े CSO द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। देन CSO इसका करेक्ट आंसर होगा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट होगा। भारत में कृषि जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई थी। 1970 से 1971 में पहली बार कृषि जनगणना आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया जाता है। कितने समय से किया जाता है। प्रतिवर्ष किया जाता है। देन प्रतिवर्ष हमारे पास सेकेंड एनुअली करेक्ट आंसर होगा। इंडिया में लाइव स्टॉक सेंसस कंडक्टेड बाई। भारत में पशुधन जनगणना कितने वर्षों से की जाती है। 5 वर्षों से की जाती है, तो पंचवार्षिक। न्यामान पियर्सन लीमा क्या प्रोवाइड करती है हमें। न्यामान पियर्सन लीमा प्रोवाइड करती है मोस्ट पावरफुल टेस्ट प्रोवाइड करती है। अ टेस्ट विच इज मैक्सिमाइज द पावर टू द फिक्स्ड अल्फा इज नोन एज ऑप्टिमम टेस्ट कहलाता है। मतलब किसी फिक्स्ड अल्फा के लिए ऐसा परीक्षण जो निश्चित अल्फा के लिए परीक्षण की शक्ति को मैक्सिमम कर देता है, तो वो ऑप्टिमम टेस्ट कहलाता है। इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल पॉपुलेशन कैन बी टेस्टेड बाय। इक्वालिटी ऑफ सेवरल नॉर्मल population can be tested by here। equality of several normal population tested by F test। कई सामान्य समानता का परीक्षण F टेस्ट से किया जाता है। ये पहला क्वेश्चन जो हमने देखा, यहाँ ऑप्टिमल टेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था। अ टेस्ट विच मैक्सिमाइज द पावर ऑफ टेस्ट फॉर फिक्स्ड अल्फा इज नॉन एज। ये जाना जाएगा हमारे पास लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। ऐसा टेस्ट जो मैक्सिमाइज कर देता है पावर ऑफ टेस्ट को किसी फिक्स्ड अल्फा के लिए, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहलाएगा वो हमारे पास। नेक्स्ट है यहाँ से फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल विद 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट फॉर द वेरिएंस ऑफ द मोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एन म्यू सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज नॉन। ये आएगी वैल्यू हमारे पास NS² अपॉन x² काई स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 NS² अपॉन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। मतलब NS² तो ऊपर फिक्स आएगा, बट्टे में आ रही है हमारे पास वैल्यू अल्फा अपॉन 2 काई स्क्वायर में, और काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं लाइक NS² आप मिड में ले लो और क्रॉस में इसको अगर हम लेके जाएँ तो वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। NS² अपॉन सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपॉन 2 से काई स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 के बीच में 1 माइनस अल्फा की, दोनों ही सही है, तो बोथ ऑफ दीज इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अंडर द लीनियर सेटअप। लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर अंडर द लीनियर सेटअप हमारे पास क्या होते हैं, अनबायस्ड भी होते हैं, एरर टर्म अनकोरिलेटेड और बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर BLU भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास MLE हमने फाइंड आउट करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए वैल्यू ऐसे 2x आएगी, और हम सॉल्व अगर इसको करते हैं तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 अपॉन थीटा आएगा माइनस 2x अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा। ये आगे हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करने पर L की वैल्यू भी बन रही है, इसको हमने डिफरेंशिएशन करना है। हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देते हैं तो -2 अपॉन थीटा स्क्वायर आएगा, और साथ ही आएगा यहाँ से आ जाएगा +2, यहाँ से ऊपर आ जाएगा 2 to 4 हो जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 4x अपॉन थीटा क्यूब बराबर आ जाएगा हमारे पास 0। पक्षांतरण यही कर देते हैं, इसी में पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा और बीच में हमारे पास इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। साथ ही 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया 2।
यहाँ से थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू 2x आ गया। सीधा सा हमने इसे सिंप्लीफाई करना, डिफरेंशिएट करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 2x। तो लोग समझ गए कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़ें तो वैल्यू आएगी इफ़ x1 x2 xn बी रैंडम सैम्पल वेरिएबल्स फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट है, कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है तो सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर, इसमें एक तो सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का, और सम ऑफ एक्स आई सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है हमारे पास यहाँ से सिग्मा का व्हेन म्यू इज़ नॉन। तो यहाँ से सम ऑफ एक्स आई सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, और साथ ही सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर भी सफिशिएंट एस्टिमेटर होगा व्हेन म्यू इज़ नॉन। दोनों ही हमारे पास करेक्ट है, मतलब यहाँ से दोनों रिजल्ट अगर करेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इसका मतलब हमारे पास जो रिजल्ट करेक्ट आएगा वो फोर्थ होगा, क्योंकि ये कह रहा है बोथ सम ऑफ एक्स आई सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर म्यू एंड व्हेन सिग्मा स्क्वायर नॉन, एंड सम ऑफ एक्स आई इज सफिशिएंट एस्टिमेटर व्हेन सिग्मा स्क्वायर फॉर सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज़ नॉन। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। राव Blackmail theorem enables us to obtain the minimum variance unbiased estimator through sufficient estimator। राव ब्लैकमेल प्रमेय जो हमें न्यूनतम प्रसरण प्रोवाइड कराती है वो किससे कराती है, पर्याप्त आकलनों द्वारा, यानी सफिशिएंट एस्टिमेटर के द्वारा। हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर मेंडल था, ग्रेगर मेंडल। जी मेट आर नेवर हाइब्रिड, युग्मक संकर नहीं है, इसका आएगा हमारे पास अलगाव नियम इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगर देखें द फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटरी जीन्स होते हैं, देन जीन्स इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें ये अगर हमारे पास k क्रॉस k लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन है, k क्रॉस k इज लेटिन स्क्वायर डिज़ाइन, देन द वेरिएंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर ऑफ वेरिएंस क्या आएगा, k-1 इंटू k-2 आएगा। एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सेवरल फैक्टर्स विद इक्वल नंबर ऑफ लेवल इज नॉन एज, एन एक्सपेरिमेंट हैविंग सेवरल फैक्टर with equal number of level is known as here factorial symmetric factorial experiment। symmetric factorial experiment is experiment having several factor with equal number of levels। 2 की पावर 3 में हमारे पास experiment is co-funded into the block design of size 2। the number of independent co-funded interaction, कितने co-funded interaction आएंगे, टोटल आएंगे 2, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ क्लास विद देयर करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी इज नॉन एज क्यूमुलेंट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेंट नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एक श्रेणी जिसमें हर कक्षा के समूह सदृश बारंबारता दी हुई है, इसके लिए अ सीरीज शोइंग द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ क्लास विद करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी इज नॉन एज ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इसमें हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखें तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये है हमारे पास क्यूमुलेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ मोर देन और लेस देन दोनों है इसमें, हाँ इसमें दोनों है, तो ये है हमारे पास लेस देन नहीं आएगा। क्यूमुलेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन मोर देन टाइप। नेक्स्ट है यहाँ से नॉन डायमेंशनल डायग्राम आर ऑल्सो नोन एज, नॉन डायमेंशनल डायग्राम आर ऑल्सो नोन एज पिक्टोग्राम कहलाते हैं। इन द ओजाइव फॉर लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन द पॉइंट आर प्लॉटेड फॉर ओजाइव फॉर लेस देन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आर प्लॉटेड अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल फॉर द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेंट फ्रिक्वेंसी। अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेंस फ्रिक्वेंसी जो हमारे पास ओजाइव फॉर लेस देन टाइप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉइंट आर प्लॉटेड अपर लिमिट्स ऑफ द क्लास इंटरवल एंड क्यूमुलेंट फ्रिक्वेंसी। एक ट्रेन है हमारे पास, यहाँ से एक ट्रेन है 5 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर है। साथ ही यहाँ से गिवन है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 30 का सफ़र 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करती है। बाद में 15 किलोमीटर का सफ़र 45 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो अब हम अगर यहाँ से देखें, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, मतलब 5/30 बराबर हमारे पास क्या आएगा 1/6 घंटे।
टोटल इतना ही तो टाइम आएगा। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखिए 15/45, 15/45 का मतलब हमारे पास क्या होगा, 1/3 घंटे हो गया। तो दोनों से टोटल टाइम क्या आएगा, एक में तो 1/6 आ रहा है, एक में 1/3 आ रहा है। तो टोटल टाइम अगर हम यहाँ से निकालते हैं वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 1/6 + 1/3 यानी आधा घंटा आ जाएगा हमारे पास। तो आधा घंटे के बीच की दूरी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी हुई है, कितने किलोमीटर का सफ़र दिया हुआ है हमें यहाँ से, आधा घंटा अगर दिया हुआ है दूरी हमारे पास, साथ ही दिया हुआ है इसमें किधर से चल रही है, तो औसत गति हमें बतानी है। तो हमें औसत गति बतानी है, तो यहाँ से आधा घंटा अगर चल रही है तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल दूरी हम यहाँ से देखते हैं, दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम दूरी भी निकालें तो दूरी बनेगी हमारे पास, दूरी हमें क्वेश्चन में दी है 5 किलोमीटर पहले चलती है, 15 किलोमीटर बाद में चलती है। टोटल तो कितनी दूरी चली है, 15 + 5 20 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय कितना लगा, आधा घंटा लगा है, तो आधा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन है। यू हमें 0 to थीटा में हमें थीटा के लिए MLE फाइंड आउट करनी है। तो थीटा के लिए जो हमारे पास यहाँ से MLE आएगी, यहाँ से U जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए जो MLE बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ से अगर हम देखें हमें इंटरवल अगर AB दिया हुआ है, जो इंटरवल A से B में दिया है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जो A की MLE बनती है वो तो बनती है पहला एलिमेंट x1, और जो B की MLE बनती है वो हमारे पास लास्ट एलिमेंट बनता है xn। तो यहाँ से हमें थीटा की MLE निकालनी है। तो अगर इसके लिए हम देखें, इसका लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, इसका लास्ट एलिमेंट है हमारे पास 2 थीटा। तो 2 थीटा की जो MLE आएगी वो बनेगी हमारे पास xn। तो 2 थीटा की अगर xn बन रही है, थीटा की क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे xn/2, तो xn/2 यहाँ से इसकी हमारे पास MLE बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर कहता है, अगर सफिशिएंट स्टैटिक्स T फॉर थीटा एग्जिस्ट, देन अगर सफिशिएंट एग्जिस्ट करेगी, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करेगी किसी भी थीटा के लिए, तो वो स्टैटिस्टिक्स हमारे पास कैसी होगी, देन MLE विल बी सफिशिएंट स्टैटिक्स अगर T के लिए होगी तो उसकी MLE भी हमारे पास क्या होगी, MLE विल बी अ फंक्शन ऑफ सफिशिएंट, MLE भी सफिशिएंट स्टैटिक्स ही बनेगी। थैंक यू।